इसके सर पर फिर से पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। उड़ने से पहले उसका पंख काटना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे तुम्हारा बात सुन करके हमारा सोच बदल गया, वैसे हमको पूरा भरोसा है कि एक दिन पूरा घर का सोच बदल जाएगा। कोशिश तो हम जरूर करेंगे दीदी, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। भाइयों की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा, तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। किसान भाइयों, एक परख नली में बहुत नियंत्रित और स्वच्छ स्थितियों में पौधे के एक हिस्से या एक कोशिका समूह के उपयोग द्वारा पौधे के प्रसार को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ये एक नई तकनीक है जिसकी सहायता से किसान फसलों की अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसी नई तकनीक के तहत उगाए गए केले को टिश्यू कल्चर केला या ऊतक संवर्धित केला कहा जाता है। नई तकनीक टिश्यू कल्चर केला। किसान भाइयों, दुनिया भर में केला एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत में लगभग 4.9 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है, जिससे 180 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के कुल केला क्षेत्र का 70% अकेले जलगांव जिले में है। देश भर के कुल केला उत्पादन का लगभग 24% भाग जलगांव जिले में मिलता है और केले को गरीबों का फल कहा जाता है। केले का पोषक मान अधिक होने के कारण केरल राज्य और युगांडा जैसे देशों में केला प्रमुख खाद्य फल है। केले के उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण केले की खेती का महत्व बढ़ता ही जा रहा है।
केले से केला चिप्स, केला हलवा, केला जूस और केला टॉफी जैसे खाद्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं। इन उत्पादों की मांग और लोकप्रियता को देखते हुए टिश्यू कल्चर केले की खेती करना काफी लाभदायक है। किसान भाइयों, केला मूल रूप से एक उष्णकटिबंधीय फसल है और ये 13 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान और 75 से 85% की सापेक्षिक आर्द्रता में अच्छी तरह बढ़ता है। फसल में ग्रैंड 9 जैसी उचित किस्मों के चयन के माध्यम से इस फसल की खेती आर्द्र कटिबंधीय से लेकर शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जा रही है। शीत की वजह से नुकसान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से निचले तापमान पर होता है। केले की सामान्य वृद्धि 18 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। उसके बाद गिरकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक जाती है। धूप की वजह से ज्यादा तापमान फसल को झुलसा देता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति की हवा भी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। किसान भाइयों, नई फसल टिश्यू कल्चर केले के लिए मिट्टी में अच्छी जल निकासी, उचित प्रजनन क्षमता और नमी होनी चाहिए। केले की खेती के लिए गहरी चिकनी बलुई मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7.5 के बीच हो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। टिश्यू कल्चर केले की खेती और उसके फायदों के बारे में आइए और अधिक जानकारी लेते हैं बायोटेक पार्क के सीईओ डॉक्टर पीके सेठ से। केला एक फलों में बहुत महत्वपूर्ण फल है और कुछ ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि केला एक कवर में आता है, वहीं पैक्ड आता है। जब कभी आप छीलेंगे उसको तो जो भी गंदगी है कुछ तो सब बाहर निकल गई, केला स्वच्छ बचा। और केले में सारे गुण हैं, एक तरीके से पूरा फल है, एक तरह से पूरा भोजन है। तो इसकी इतनी मांग है विदेशों में, देश में, कि दिन पर दिन केले की मांग होती जा रही है, फिर भी उसे केले मिलते नहीं हैं। अब ये है कि केले अच्छे पौधे कैसे तैयार की जाए, क्योंकि जितनी मात्रा में हमें अच्छे पौधे चाहिए उतने मिलते नहीं हैं। लोग शक्कर से लगाते हैं। शक्कर का मतलब अक्सर जो देखा होगा किसान भाइयों आपने और लोगों ने, जो केला लगाते हैं कि उस जब केले का पेड़ होता है उसके नीचे चारों तरफ छोटे छोटे केले के और निकल आते हैं, तो उसको कहते हैं शक्कर या पुत्ती। पर इस पुत्ती को दोबारा लगाया जाए तो वैसा ही पेड़ हो जाता है। तो अब टिश्यू कल्चर विधि है, उसमें क्या होता है कि एक तने का एक भाग लेकर के उस भाग को प्रयोगशाला के अंदर दोबारा ग्रो किया जाता है। तो उस तने से ही दोबारा तना और जड़ें निकलती हैं। वहीं पे जांच कर लेते हैं कि इसमें कोई ऐसा वायरस या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जिनमें मिला उन पेड़ों को डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि उनका इस्तेमाल नहीं किया, और जो अच्छे पेड़ हैं उनको लिया। तो यहीं से क्वालिटी लेना शुरू हो जाती है और ये सब प्रयोगशाला में होता है। और इनको जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बोतलों में होता है। उसके बाद उनको हम बाहर लाते हैं। जब पेड़ इस लायक हो गया कि उस थोड़ी धूप गर्मी बर्दाश्त कर सकता है तो उसको लाते हैं और उसको तब भी बड़े सावधानी से पेड़ को हम लोग बड़ा करने के बाद में इनमें लगा देते हैं, जिसको कि आप सामने देख रहे हैं। इसको कहते हैं नेट पॉट। इस नेट पॉट में धीरे धीरे करके ये 2-3 हफ्ते के अंदर ये बड़े हो जाते हैं और जब ये करीब 1 फीट या 1.5 फीट के हो जाते हैं तो इनको हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम ग्रीन या पॉली बैग। पॉली बैग में जब चले जाते हैं, ये चीज़ जैसे जिसको कहते हैं थैली में रख दिया। तो जब ये थोड़ा स्टडी हो गया, थैली में रख दिया। थैली में जब ये 1 फुट के करीब हो जाता है, 1.5 फुट हो जाता है, तब ये इतना स्ट्रेंथ हो गई, इसमें इतनी ताकत हो गई कि इसको अब बाहर खेत में लगा सकते हैं। केले के व्यवसाय में लोगों को बहुत लाभ होता है। पानी की इसमें ज़रूर ज़रूरत होती है, मगर और जो कीटनाशक खाद इसमें शुरू में डाल दिए जाते हैं
तो टिश्यू कल्चर विद से जो केला बनाया जाता है वो एक तरीके से उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं लगता, क्योंकि पहले ही जांच लिया, वायरस कहाँ से आएगा। खेत के अंदर अगर हम शक्कर से बनाते हैं, टिश्यू कल्चर से नहीं बनाते हैं, तो केले का पेड़ कोई 12 फीट का हो जाएगा, कोई 10 फीट का होगा। इसमें सारे जितने पेड़ हैं एक साथ फ्लावर आएगा, इनकी एक साइज़ होगी और एक साइज़ के साथ जो फल आएगा वो भी सब एक बराबर हो, यानी जो गहर आएगी सभी गहरों में करीब करीब उतने ही उसके बंच लगेंगे, जिसको कहते हैं उंगलियां कहते हैं, वो उतने होंगे। तो जैसे बाज़ार में जब दर्जन बिकता है ना, तो उसी तरीके से लगे रहते हैं केले। तो 40 किलो 50 किलो की गौद जो आएगी, तो इससे दूसरा फ़ायदा भी होता है, अच्छे तो हो गए, गुण अच्छा हो गया, एक साथ हो गया। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सब केले बिल्कुल बराबर बराबर गौद के होते हैं, तो एक के ऊपर एक बड़े आसानी से रखे जा सकते हैं। अब अगर ये छोटे बड़े हो तो पैकेजिंग में मुश्किल हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है। तो इस टिश्यू कल्चर विद से हर जगह किसान को लाभ होता है। तो अगर कहें तो बायोटेक्नोलॉजी की ये बड़ी अच्छी देन है, जिससे टिश्यू कल्चर से पौधे बना करके हम एक तो खाद्य समस्या को पूर्ति में हम काम कर रहे हैं, दूसरा व्यवसाय के लिए भी एक फायदेमंद व्यवसाय है। भारत में केला विभिन्न परिस्थितियों और उत्पादन प्रणालियों के तहत उगाया जाता है, इसलिए किसान भाइयों किस्मों का चुनाव जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से उपलब्ध कई किस्मों में किया जाना चाहिए। लेकिन लगभग 20 किस्में जैसे ड्वार्फ कैवेंडशी, रोबस्टा, मोन्थनपुअन, नेंटन, लाल केला, नायली, सफेद वेलची, बसराई, अर्धापूरी, रस्थाली, कर्पूर वल्ली, करथली और ग्रैंड 9 अधिक प्रचलित किस्में हैं। ग्रैंड 9 केला लोकप्रियता अर्जित कर रहा है और अच्छी गुणवत्ता के गुच्छों के फलस्वरूप पसंदीदा किस्म बना हुआ है। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर केले की फसल के बहुत से फायदे होते हैं। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर केले की फसल के बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि ये कीट और रोग मुक्त विकसित छोटे पौधे होते हैं जिनको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर एक समान बढ़त और अधिक पैदावार देते हैं। कम समय में फसल की परिपक्वता की वजह से भारत जैसे कम भूमि स्वामित्व वाले देश में जमीन का अधिकतम उपयोग संभव है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं बायोटेक पार्क के बागवानी अधिकारी श्री राम प्रसाद शर्मा जी से। ये बायोटेक पार्क का शेड नेट हाउस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर केले के पौधे काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। ये केले के पौधे की वैरायटी है ग्रैंड 9, जिसको G9 कहते हैं। आप जानते हैं कि जून जुलाई इसके लिए बहुत उपयुक्त समय होता है, रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है, और इसके रोपण के लिए 2 बारिश का होना जरूरी है। 2 बारिश का मतलब है वायुमंडल में आर्द्रता भरपूर हो, लगभग 50% से ज़्यादा हो। 1 एकड़ में ये 12 से 50 पौधे लगते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट होती है और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 फीट होनी चाहिए। इसके अंदर जो पौधा लगेगा वो 1 गुणा 1 फीट का गड्ढा बनाएंगे और गड्ढे के अंदर हम गोबर खाद डालेंगे। लेकिन गोबर खाद में अगर हम दूसरे जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर मिलाकर उपयोग करेंगे तो साल भर उस पौधे के लिए बहुत कुछ उपयुक्त खाद मिलती रहेगी।
जैसे 3 किलो ट्राइकोडर्मा जो फफूंदी नाशक का कार्य करेगा और 8 किलो पीएसबी जो फास्फेट का काम करेगा और 4 किलो एजिटोबैक्टर जो नाइट्रोजन पैदा करेगा और 2 किलो पोटाश गोबर के खाद में मिला के मिक्सर बनाएंगे और गड्ढे में खाद और आधी मिट्टी मिला के पूरा गड्ढा भर देंगे। उसके बाद में बायोटेक पार्क में हमारे पास आएंगे, हम उनको पौधे देंगे और वो पौधे के लिए जितना छोटी सी इसकी थैली है उतना छोटा गड्ढा करेंगे और पौधे की थैली को ब्लेड से काटेंगे और धीरे से पौधे को रोपण कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि उसको सावधानी बरतनी है कि हमारे पौधे की पिंडी ना टूटे, जिससे अगर पिंडी टूटेगी तो पौधे का नुकसान हो सकता है। इसमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता के साथ साथ हमको देखना है कि खेत में नमी हो, नमी का ध्यान रख के हम पानी देना, यानी कि रोजाना देसी केले की तरह रोजाना पानी भरना, इसके लिए बीमारी बुलाना है, इसलिए ज़्यादा पानी ना भरें, खाली नमी खेत में होना जरूरी है। टिश्यू कल्चर केला कभी भी धान के खेत में न लगाएं। मेरा मतलब है जहाँ पर 2 रात पानी रुकता है वहाँ पर उस खेत में उसका केले टिश्यू कल्चर केले का पौधे का रोपण बिल्कुल ना करें। करीब 10-11 महीने बाद में इसमें फूल आएगा। हर 2 महीने में उर्वरक की आवश्यकता होगी। अगर उर्वरक हमने लापरवाही की तो पैदावार भी कम हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है, खास तौर से जब 9वें-10वें महीने में से फूल आएगा तब उसमें ऑर्गेनिक एनपीके का छिड़काव करेंगे और अच्छी खुराक देंगे पौधे को। उसके बाद में 14 महीने में फसल कट जाएगी और हम उसको फसल को मार्केट में लगभग 90% पौधों पे एक साथ फूल आ जाएगा, एक साथ फल आ जाएगा और एक साथ ही मार्केट में बिकने के लिए चले जाएगा। टिश्यू कल्चर पौधा जो लगाएगा उसमें एक पौधे पर लगभग 80-85 रुपये प्रति पौधा खर्चा आएगा। इसके बाद में आप इसमें टिश्यू कल्चर पौधे से लगभग 2 से 2.5 लाख प्रति एकड़ आमदनी हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी आमदनी है किसान के लिए। टिश्यू कल्चर केले की वर्ष भर रोपाई संभव है, क्योंकि विकसित छोटे पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराए जाते हैं। कम अवधि में एक के बाद एक 2 अंकुरण संभव है, जो खेती की लागत कम कर देते हैं। टिश्यू कल्चर केले में 95 से 98% पौधों में गुच्छे लगते हैं, जिससे अधिक उत्पादन मिलता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, नई फसल टिश्यू कल्चर केले की खेती आज की जरूरतों और खेतों में नए प्रयोग करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। खेती के अलावा किसान टिश्यू कल्चर केले के पौध तैयार करके नया व्यवसाय भी कर सकते हैं, जो कि आज के बदलते दौर में फायदे का सौदा है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। प्रयोगशाला से खेत तक शुद्ध पेयजल, स्वस्थ जीवन का आधार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। धरती पर जब तक जल नहीं था तब तक जीवन नहीं था, और अगर आगे जल नहीं रहेगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जल की कमी एक विकराल समस्या बन गई है। नदियों का जल स्तर गिर रहा है, कुएं और तालाब जैसे प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं।
घटते वन्य क्षेत्र के कारण भी जहां एक ओर बारिश की कमी के चलते जल संकट बढ़ रहा है, वहीं उद्योगों का दूषित पानी की वजह से नदियों का पानी प्रदूषित होता चला जा रहा है। ताजा पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और ताजा पानी के संसाधनों का प्रबंधन बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 22 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाता है। सुरक्षित पेयजल स्वस्थ जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, फिर भी 1 अरब लोग इससे वंचित हैं। जीवन काल छोटे हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। 8 में से 1 व्यक्ति को, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 88 करोड़ 50 लाख लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा। किसान भाइयों, सारी दुनिया में अधिकांश बीमारियां अशुद्ध पानी पीने के कारण होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने पीने के पानी की शुद्धता के 34 मापदंड तय किए हैं। उनमें पानी के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बैक्टीरियोलॉजिकल गुण सम्मिलित हैं। जरूरी है कि पानी की जांच कराने वाले संस्थानों को पानी के सभी 34 मानकों की पूरी जांच कराना चाहिए। जांच हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में कराना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, हर एक की पहुंच प्रयोगशाला तक नहीं होती है। इसीलिए आम आदमी जो अपने पीने के पानी की शुद्धता जांचना चाहते हैं, उनके लिए IITR यानी राष्ट्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान ने ऐसी नई किटों का निर्माण किया है जिसकी सहायता से आसानी से पानी की जांच की जा सकती है। इस किट की कार्यविधि को 1 दिन में समझा जा सकता है। इस नई किट की सहायता से 24 घंटे में आसानी से प्रदूषित पानी की जांच की जा सकती है। पानी में जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उससे पेचिश है, कॉलरा है, उल्टी है, दस्त होते हैं, इस तरह की सारी तरह की बीमारियां होती हैं। तो इनको जांचने के लिए जो है प्रयोगशाला में जो पानी का नमूना देना पड़ता है, जिसकी जांच की रिपोर्ट मिलती है, और सिर्फ ये सुविधा बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में ही उपलब्ध होती है। तो इसके लिए हमारे संस्थान ने एक जो है सरल छोटी सी एक किट विकसित की है। उससे जो है किसी भी गांव में कहीं भी 1 दिन की ट्रेनिंग लेके उसको जो है वहीं पर जांच कर सकता है, और 24 घंटे या 36 घंटे में आपको बता सकता है कि आपका पानी जीवाणु रहित है कि नहीं, ये पीने योग्य है या नहीं है। ये एक किट है जिसमें एक छोटा सा एक इंक्यूबेटर होता है, जिसके अंदर की 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है, उसका तापमान रहता है। और एक ये बोतल होती है जो पूरी तरह जीवाणु रहित होती है। इसके अंदर जो है एक मीडियम होता है जिसको कि जहाँ का नमूना लेना हो पानी का, उससे इसके अंदर भर दिया जाता है। इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको इस मशीन में, इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, जिससे इसको एक सामान्य तापमान मिलता रहे। फिर इसको 24 घंटे या 36 घंटे तक रखने के बाद अगर इसके अंदर जीवाणु अधिक मात्रा में है तो 6 घंटे बाद ही इसका जो पानी का जो रंग है वो काला पड़ जाएगा। अगर काला पड़ गया 6 घंटे में ही, तो इसका मतलब जीवाणु काफ़ी मात्रा में है, ये पीने लायक नहीं है। अगर 24 घंटे या 36 घंटे के बाद अगर काला पड़ जाता है तब भी ये पीने लायक नहीं है, लेकिन जीवाणु उसमें थोड़ी कम मात्रा में है। अगर इसका पानी का रंग अगर बदलता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जीवाणु रहित पानी ये पिया जा सकता है। इस पानी को जीवाणु के साथ साथ कई ऐसे जो है रसायन होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं पीने वाले पानी के लिए, जो नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक होता है pH, कि जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो मालूम चलता है कि कितना खट्टा है या खारा है, तो एक pH होता है। तो उसको कोई भी पानी का सैंपल लेके एक कागज की स्ट्रिप होती है जिसको पानी में डिप कर देते हैं, और उसका जो है रंग उसके अंदर जो दिया हुआ है एक नमूना होता है उससे मैच करते हैं। मैच करने के बाद अगर pH अगर 6.5 से 8.5 के बीच में है तो वो तो पानी पीने योग्य है, नहीं तो वो पानी पीने योग्य नहीं है। उसी के साथ साथ कई ये भी हमारे संस्थान ने ये किट विकसित की है जिसको कि तुरंत 5 या 10 मिनट के अंदर ही उससे पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर हार्डनेस कितनी है, पानी कितना खारा है, या क्लोराइड कितनी मात्रा में है, या उसके अंदर क्लोरीन कितनी मात्रा में है, नाइट्रेट कितना है उसके अंदर, या आयरन जो लोहा है वो कितनी मात्रा में, क्योंकि लोहा अगर अधिक होने से जो है उससे
डिसेंट्री होने की संभावना रहती है। तो ये इतनी सरल तकनीक विकसित की गई है। और उसके साथ एक पुस्तक भी है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले पानी लिया जाता है और कोई एक जो जैसे रिएजेंट है, ये वाला जैसे पानी कितना खा रहा है देखने के लिए, इसकी एक बूंद डाली जाएगी इसके अंदर, हिलाने के बाद फिर उसके बाद दूसरी बूंद डाली जाएगी और फिर तीसरी बूंद से धीरे धीरे एक एक करके उसके अंदर बूंद डाली जाएगी जब तक उसका रंग जो है उसका बदल ना जाए। और फिर उसको देखा जाता है कि अगर 20 बूंदों से अधिक अगर लगता है उसके अंदर तो ये पानी अधिक खा रहा है, अगर 20 बूंदों से कम लगता है तो पानी पीने योग्य है। ये तकनीक जो है हमारे संस्थान ने विकसित की है इसको, कि जिसको कि 10वीं या 12वीं क्लास का छात्र भी किसी बड़ी प्रयोगशाला में उसको काम करने का अनुभव होने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन के अंदर उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसके अंदर जो विधियां दी गई हैं उस विधियों को वो पालन करने के बाद बता सकता है कि वो पानी पीने योग्य है या नहीं है। सिंपल तकनीक है इसके अंदर कि जैसे 10 ml पानी लिया उसके अंदर और 2 ड्रॉप जो है एक रिएजेंट की जैसे लिखा हुआ है वो रिएजेंट उसमें डाला, उसको हिला लिया, फिर उसके बाद 5 मिनट तक उसका वेट करना है। 5 मिनट तक वेट करने के बाद उसका जो रंग है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका जो पानी का जो रंग आएगा वो इसमें दिए गए चार्ट के रंग से मैच किया जाएगा। अगर ऊपर से ये पहला अगर है तो वो सही है, दूसरा है तो सही है, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे अगर है तो वो पानी इस वजह से पीने के योग्य नहीं है। किसान भाइयों, IITR यानी भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान की ये खोज सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि इन छोटी किट्स के जरिए कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से कम समय में कम खर्च में पानी में घुले जहरीले तत्वों का घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक को खोजा है जिसे हम हाइड्रोफोनिक्स या बगैर मिट्टी की खेती के नाम से जानते हैं।